Student, welcome to CR International School online classes. बेटा, how are you? I hope you all are fine and safe at home. बेटा, हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ 7 अंतिम दौर भाग 2 पढ़ रहे थे। हमने हाफ लेसन रीड कर लिया। अब आगे लेसन रीड करते हैं। अपनी अपनी बुक ओपन कीजिए। गांधी जी मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति है। वे अपने अंतरतम की गहराइयों, अंतरतम होता है आंतरिक, अंदर की गहराइयों तक हिंदू है, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दो शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते थे। कौन से दो शब्द है? सत्य और अहिंसा। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया है जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं। किसको मानते हैं? नैतिक नियमों की सत्ता को। वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। उन्होंने नैतिक मूल्यों को समझा है। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल है कि जितना हाथ और दस्ताने में, यानी कि उनकी जो कथनी है और करनी, कहने वाला और काम करने में, दोनों में मेल है। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे हैं, उनके बारे में उनका विचार था कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। यह एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यानी कि वो कैसा भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं जिसमें ऊंच नीच का वर्ग नहीं होगा, ठीक है, सभी जातियां समान भाव से रहेगी, छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यही मेरे सपनों का भारत है, जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था। वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम है, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा है, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जिनकी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे ये मंजूर नहीं। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक आधे होता है आधे भूखे राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दे, उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तु और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है, यानी कि इच्छा है कि हर आंख से हर आंसू को पोंछ लेना, यानी कि जिसकी आंख में आंसू आए उनके आंसुओं को पोंछ लेना, उनके दर्द को दूर करना। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया है और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित
किया। गांधी जी ने जनता को कैसे आकर्षित किया? चुंबक की तरह। वे उनके अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी, उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा कर दी। यानी कि उन्होंने हर एक आदमी में जिनको ये नहीं पता था कि क्या हमें करना है, क्या सोचना है, उन लोगों में भी क्रांति पैदा कर दी। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी। उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जाता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे। वे कभी कभी अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे, यानी कि उनके विरुद्ध जो फैसले होते थे उसको स्वीकार कर लेते थे। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने काफी हद तक देश के इस नए रास्ते को अपनाया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसके कारण बहुत से कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया था, इसलिए उनसे शक्ति ही मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। अब आता है अल्पसंख्यकों की क्या क्या समस्याएं थी। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, संस्थापक, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। बहुसंख्यक होते बहुत संख्या वाले और अल्पसंख्यक कम संख्या वाले। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक है। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में कभी न उठ सकते हैं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे से मिल जाती है या उनमें अंतर करना कठिन होता है। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती। परंतु राजनीतिक मामले में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया है। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती है। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी। किसका हल निकालने के लिए? सांप्रदायिकता का। लेकिन प्रगति के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग जैसे सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उनकी मजबूरी था। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी। क्या चाहती थी? एका। और उसे मानकर चलती थी कि पर उसे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक साँचे में कस दिया जाए। इसलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्नों के कांग्रेस अड़िग रही। एक तो राष्ट्रीय एकता, एक लोकतंत्र, यानी कि राष्ट्र में एकता हो और लोकतंत्र लोगों का तंत्र हो, लोगों का राज हो। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया। किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन उसकी नीतियां हम सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी
पड़े। यह भी भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय है। इनमें कुछ यहाँ की जमीन की उपज है और कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया। यानी कि कुछ लोग तो क्या है, यहाँ इसी भारत भूमि के हैं, और कुछ लोगों का पोषण करना यानी कि कुछ लोगों को कैसे उपजाया, अंग्रेजों ने पैदा किया, उन्हें बनाया। संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था। ये जो जिन्ना है मुस्लिम लीग के संस्थापक है, जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी। भारत में 2 राष्ट्र है। उन्होंने क्या कहा, भारत में 2 राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। 2 ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र है। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ। उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ। जो पाकिस्तान और भारत का विभाजन है वो किसके कारण हुआ, जिन्ना के कारण। लेकिन उसमें 2 राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे।